मेरा एक दिन का रिजल्ट बहुत बेहतर आ जाए और फिर हम आगे चल के कोई कुछ पूछे भी तो हम मुंह नीचे करके आ जाए। मेरा यही ख्याल था कि बच्चे अगर मेरा सर उठा के जवाब दे सकते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी मतलब खुशी कुछ और नहीं हो सकती। मात्र 18 स्टूडेंट थे और उसमें से 13 से 14 बच्चों ने प्रथम श्रेणी स्थान हासिल किया। 75% प्लस वालों की संख्या 5 थी लगभग। नए बैच हम लोग 5 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं 10th की, जिसमें अभी फिलहाल हमारे पास 10-15 बच्चे ही हैं। जब से बिहार बोर्ड में कोविड के बाद हुआ कि 50% ऑब्जेक्टिव, उसके लिए भी 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब आप 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं उसके लिए 100 क्वेश्चन दिया जाने लगा। सारे शिक्षकों ने क्या किया, उसको उस ऑब्जेक्टिव रटवाना शुरू कर दिया। मेरा ये ध्येय था कि बच्चे नॉलेज के लिए जाए। आज हम भले ही 450 480 नंबर तक जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह का नॉलेज नहीं हो पा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2025 के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम में स्टडी कैंपस कोचिंग संस्थान के बच्चों को 100% सफलता मिलने पर संस्थान के निदेशक अनिकेत कुमार ने मंगलवार को छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके हौसले को बढ़ाया। आपको बता दें कि कांटी के आरिजपुर में स्थित स्टडी कैंपस कोचिंग संस्थान की शुरुआत एक झोपड़ी नुमा घर से शुरू हुआ था। बच्चों को नॉलेज बेस्ड शिक्षा देने के उद्देश्य से इस संस्थान की शुरुआत की गई। संस्थान आज उस मुकाम पर है जहां के बच्चों को भले ही 400 या 400 प्लस अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन बच्चे और संस्थान के निदेशक परिणाम से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आज के परिवेश में शिक्षक बच्चों को डीपली नॉलेज देने के बजाय उसके रिजल्ट को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्राथमिकता देते हैं और बच्चे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सहारे ही अपनी नैया पार लगाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन इसके इतर संस्थान के निदेशक अनिकेत कुमार का मानना है कि बच्चों को स्टडी के लिए उन्हें ऑब्जेक्टिव के बजाय सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक भी बढ़ती है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी के साथ ही वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आसानीपूर्वक समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ बिहार बोर्ड मैट्रिक के 18 विद्यार्थी थे, जिसमें से 13 से 14 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 75% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 5 रही। बाकी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बच्चों को 60 से 70% के बीच में अंक प्राप्त हुए। बाकी बच्चे द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। लेकिन इस सफलता पर संस्थान के निदेशक काफ़ी खुश दिखे और उनका मानना है कि उन्होंने अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों को ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अधिक ध्यान दिया। उनका मानना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देने से बच्चे में नॉलेज डेवलप होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके कुछ समय तक ही बच्चों को याद रहती है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं, लेकिन उनका जो नॉलेज है वो बेहतर हो इसका कोई गारंटी नहीं होता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवेश में यदि 10th में बच्चों को नॉलेज बेस्ड ज्ञान दिया जाए तो उसे आगे की पढ़ाई में ज़्यादा परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। याद किया गया विषय एक समय के बाद स्टूडेंट उसे भूल जाते हैं, जबकि यदि उस विषय को समझते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वह लंबे समय तक बच्चे उसे याद रख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बच्चों को सम्मानित करने के क्रम में उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं छात्रों ने भी बताया कि सर के द्वारा सिलेबस समाप्त करने के बाद रिवीजन और नोट्स की तैयारी निरंतर कराई गई। हालांकि कुछ छात्रों ने बताया कि जो उम्मीद किए थे उस अनुसार उन्हें परिणाम की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका कारण उन्होंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट वो सही से नहीं कर सके। संस्थान की छात्रा समीक्षा ने बताया कि इंटरमीडिएट साइंस फैकल्टी से करने के बाद उसका लक्ष्य IPS ऑफिसर बनने का है। किसी ने इंजीनियर बनने के अपने लक्ष्य को बताया तो किसी को CA बनना है। वहीं निदेशक अनिकेत कुमार ने बताया कि उनके यहाँ अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों में भी पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल से 10th की न्यू बैच शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य बच्चों को नॉलेज बेस्ड ज्ञान देना है ताकि समाज में एक सार्थक परिवर्तन हो सके। बढ़ाया 10th में 388। कैसे कैसे तैयारी की एग्जामिनेशन की? तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, मतलब पढ़ाई की थी, मतलब उस हिसाब से नंबर फिर भी ठीक आया है मेरा। कितनी देर स्टडी करती थी?
11 आवर्स। 11 घंटे। और यहाँ सर का क्या रोल रहता था आपके लिए? सर भी हमारे बहुत अच्छे पढ़ाई करवाए थे और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे वो। उनका जितनी भी मेहनत बहुत- किए उतना बढ़िया बेहतर अंक नहीं आ पाया। हम्म, कहाँ कमी रह गई? लिखी थी बट मैथ्स में पता नहीं कैसे कम हो गया थोड़ा। मैथमेटिक्स में कम गया नंबर। हाँ, कितना नंबर है मैथ में? 60 मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता था। पढ़ती थी। आगे क्या करना है? आगे जहाँ तक सोच रही हूँ वहाँ सीए करना है। अभी 12th मतलब इंटर करना है कॉमर्स से, हम्म, उसके बाद सीए की तैयारी करनी है। क्या नाम हुआ? सोनाली कुमारी पटेल। मेरी तैयारी तो अच्छी चली लेकिन उस टाइप नंबर नहीं आ पाया। हम्म। पढ़ा तो मैंने बहुत, सर भी बहुत स्ट्रगल किए, सर बहुत मोटिवेट किए, बट उतना आ नहीं पाया। कमी कहाँ रह गई? कमी सर में नहीं थी, कमी मेरे में ही थी कि मैं पढ़ नहीं पाई अच्छे से। और टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया या फिर? टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया मेरा। या घर के काम काज में ज़्यादा समय दे नहीं, दी? घर पे कोई काम नहीं करती थी। कितना नंबर आया इस बार? 334। आप क्या उम्मीद क्या किए थे? 400 प्लस। 400 प्लस का। कमी रह गई आप में? हाँ, कमी मेरे में थी। समय- मैं क्वेश्चन छोड़ के आ गई थी। अच्छा, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई। टाइम नहीं मिल पाया। आगे क्या करना है अब? आगे ग्रेजुएट करके यूपीएससी नहीं, इंटरमीडिएट अभी करना है तो वो किस सब्जेक्ट से करना है? साइंस। साइंस से। उसके बाद फिर कुछ लक्ष्य बना है क्या आगे करना है? हाँ, मेरा एम है आईपीएस ऑफिसर। चलिए गुड। क्या नाम हुआ? समीक्षा कुमारी। सफलता मिली हमारे सर की वजह से। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया और सपोर्ट भी किया, मोटिवेशन भी दिया। और मैं फैमिली की प्रॉब्लम्स और दुकान की वजह से मैं मूव ऑन करना चाहता था, लेकिन सर ने मुझे मोटिवेट करके इस मकाम पर हासिल करवाया। और मैं रूटीन बना लिया था पढ़ने का। सुबह सुबह उठता था, पढ़ाई सर के पास करता था यहाँ पे आके। फिर दुकान के काम धंधा करने में भी प्रॉब्लम आती थी, जो भी कराया मेरे सर ने करवाया। दुकान भी चला रहे थे? दुकान भी चलाते थे शाम को, हम्म। रात में पढ़ते थे। कितना देर स्टडी करते थे? 3 घंटा। 3 घंटा। कितना नंबर आया 10th में? 378 नंबर। आगे क्या कुछ करना है? आगे पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देके छोटा मोटा डिप्लोमा इंजीनियरिंग, और उसके बाद आगे चल के साइंस से पढ़ के इंजीनियर बनना। सर का मार्गदर्शन बेहतर रहा? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम हो गया? मोहम्मद दानिश अली। जहाँ तक रही रिजल्ट की बात, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ा ही नहीं रहा था। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मेरा ये ध्येय था कि बच्चे नॉलेज के लिए जाए, क्योंकि आजकल शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जब से बिहार बोर्ड में कोविड के बाद हुआ कि 50% ऑब्जेक्टिव, उसके लिए भी 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब आप 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं उसके लिए 100 क्वेश्चन दिया जाने लगा। सारे शिक्षकों ने क्या किया, उसको उस ऑब्जेक्टिव रटवाना शुरू कर दिया, जो हमारे मतलब शिक्षण समाज की सबसे बड़ी विफलता का कारण बनता जा रहा है। आज हम भले ही 450 480 नंबर तक जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह का नॉलेज नहीं हो पा रहा है। और मैंने ये सोचा था कि जब भी मैं ये काम स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने बीएड भी कर रखा है और सीटेट भी मेरा क्वालिफाई है, तो मैंने सोचा था कि नहीं, मैं चेंज करने के लिए जाऊँगा। उन बच्चों को भी शिक्षा दूंगा जो लोग समाज में पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है जिनको। मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया तो 300 रुपये पर मंथ पे रखा, और हमारे साथ मेरे साथ 2 और शिक्षक थे। एक सरवर सर थे जो सोशल साइंस में हिस्ट्री और हिंदी देखते थे, साथ में एक रोहल सर जो सोशल साइंस में बाकी सारे सब्जेक्ट्स देखते थे। मैं खुद मैथ, साइंस, संस्कृत और इंग्लिश देख रहा था। उसके बावजूद कम बच्चे थे मेरे पास, क्योंकि आसपास बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, ऐसा नहीं कि शिक्षकों की कमी है, लेकिन फिर भी मेरा ध्येय ये था कि हमको नंबर के लिए नहीं जाना है। मैं अपने बच्चों को इतना नॉलेज दे दूंगा कि आगे 11th 12th में भी उनको कहीं से दिक्कत होने ना जाए। मैंने कोई ऑब्जेक्टिव की अलग से क्लास नहीं कराई, मैंने गेस पेपर को टोटली नकार दिया। मेरा ध्येय ये है कि बच्चे अब गेस पेपर से पढ़ के केवल गेस क्वेश्चन याद करना बंद करें, जो बिहार बोर्ड सिलेबस देती है उस सिलेबस को 100% परिपूर्ण करें। मैंने सिलेबस को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अप्रैल में मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल से, और जनवरी खत्म होते होते मेरा टोटल सिलेबस खत्म हो गया था। रिवीजन हम लोगों का चालू था। मतलब ये था कि सिलेबस कंप्लीट कराना है। और जो बिहार बोर्ड कहती है, बिहार बोर्ड ये नहीं कहती कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएं, बिहार बोर्ड कहती है कि हम जो मतलब पार्ट में जो दिया गया है उन टॉपिक्स को बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन करें। और मेरा ध्येय ये था कि बहुत अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाए, बजाय कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग अलग कराने।
मैंने बच्चों से कोई गेस्ट पेपर नहीं खरीदवाया। मैंने बच्चों को ये बताने के लिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक खरीदवाया, ताकि 2-3 साल का क्वेश्चन उन तक पहुंच पाए और उनको समझ में आए कि एग्जाम में कैसे पूछता है। मैंने क्वेश्चन बैंक से ही 1-2 सेट बनवाए। उसके बाद मैंने बच्चों को बोला कि जो मैंने नोट्स कराया है बस उस नोट्स की तैयारी करो। बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि नोट्स ज़्यादा हो जाता है और आजकल मतलब हर जगह केवल रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी कराई जाती है, तो कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आते हैं उसी क्वेश्चन को रिपीट करवा देते हैं शिक्षक लोग। जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी कमियां हैं हमारे अंदर, हम शिक्षकों के अंदर, क्योंकि हम शिक्षक अगर इन चीज़ों पे ध्यान न देके बच्चे का सामूहिक विकास करने का कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग 100% सफल है और ज़्यादातर बच्चों ने प्रथम श्रेणी हासिल किया। क्या नंबर रहा, परसेंटेज क्या रहा बच्चों की? मेरे यहाँ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का 70% प्लस रहा। हाईएस्ट मेरा 388 रहा, क्योंकि बच्चों की संख्या की कमी है अभी, तो उस हिसाब से जो बचे हुए बच्चे थे वही आ पा रहे थे और उसमें से भी 388 लाया गया है। मैं आगे बस ये टारगेट है कि 450 पार करा के बच्चों को, मैं केवल इसमें निरंतर लगे रहूं ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ मैं हमेशा के लिए आया हूं इस फील्ड में, लेकिन जब तक परिवर्तन ना कर दूं तब तक मैं इस फील्ड को छोड़ के जाने वाला नहीं। ग्रामीण परिवेश भी है, तो यहाँ पे किस प्रकार आपको लग रहा है शिक्षा का जो स्तर है बच्चों के बीच में? क्योंकि मैंने जब सब्जेक्टिव पढ़ाया था, बच्चों को नोट्स पढ़ाया था, तो कुछ चैप्टर का बताया था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन बैंक से मैंने दिखाया था कि जो मैंने पढ़ाया है सब्जेक्टिव में वही आपसे ऑब्जेक्टिव बना के पूछ रहा है। तो आप अगर इसका तैयारी करते हैं तो आपको केवल यहीं पे तैयारी नहीं करना है। 10th के बाद आपका डिप्लोमा के लिए आपका एग्जाम होता है बिहार पॉलिटेक्निक का, आप वहाँ पे भी अव्वल आ सकते हैं अगर आप इस तरह से तैयारी करें तो, क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रूप में ही रहेगा। लेकिन बनाने अगर आपको आ गया, सॉल्व करने अगर आ गया तो आप बेहतरीन कर सकते हैं। आपको अगर चीज़ें ध्यान में रही, आप याद करके ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। अगर आप याद करते हैं किसी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आपको एक ही चीज़ याद हो रहा है, लेकिन अगर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर है और आपका दिमाग में टोटल बात क्लियर है कि क्यों ऐसा होता है और क्या होता है। कि जैसे हाइट एंड डिस्टेंस आता है तो इसका क्या महत्व है, ऊंचाई एवं दूरी शिक्षक केवल पढ़ा देते हैं, उसका आम जीवन में क्या महत्व है मैंने उन महत्वों को गिनाया। जैसे हम मकान बनाते हैं 3D शेप होता है, तो वहाँ उन चीज़ों का क्या महत्व है, कैसे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो मैंने ये इन चीज़ों को बताया कि इस चीज़ का महत्व कहाँ कहाँ आएगा, ये चीज़ मैंने बताना ज़्यादा जरूरी समझा। और आंका जाता है कि रिजल्ट बेहतर है तो बच्चे का ज्ञान भी बेहतर होगा। देखिए, आंकने से कुछ नहीं होता। मेरा कहना है कि रिजल्ट एक दिन आता है, आपका नॉलेज साल के 364 दिन के लिए रहता है, एक दिन के अलावा भी 364 दिन हमारे पास बच रहे हैं। तो हम ये तैयारी करें कि 365 दिन में भी कोई भी आदमी हमसे सवाल पूछे तो हम जवाब दे सके। हम ये तैयारी ना करें कि मेरा एक दिन का रिजल्ट बहुत बेहतर आ जाए और फिर हम आगे चल के कोई कुछ पूछे भी तो हम मुंह नीचे करके आ जाए। मेरा यही ख्याल था कि बच्चे अगर मेरा सर उठा के जवाब दे सकते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी मतलब खुशी कुछ और नहीं हो सकता। आगे क्या कुछ है बैच की रूपरेखा? नए बैच हम लोग 5 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं 10th की, जिसमें अभी फिलहाल हमारे पास 10-15 बच्चे ही हैं। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि कम रिसोर्स है हमारे पास, 3 शिक्षक है, अलग अलग शिक्षक मतलब अलग अलग विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे, एक और चीज़ होता है कि एक ही शिक्षक से पढ़ने में थोड़ा सा उनको ये भी होता है कि सर यही पढ़ा रहे हैं, सर वो भी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट और जगता है कि दूसरे सब्जेक्ट के टीचर दूसरा चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ, ऐसा नहीं होता कि 10th तक में कोई एक सब्जेक्ट एक टीचर नहीं पढ़ा सकते या सभी सब्जेक्ट एक टीचर नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मेरा ध्येय है कि अलग अलग शिक्षक अगर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो बच्चों की रुचि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह की होगी, और जिस सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बेहतर अब ऐसा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये चीज़ मेरा सबसे बड़ा ख्याल रहता है हमेशा। चलिए, कितना था नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार 2025? इस बार हमारे पास मात्र 18 स्टूडेंट थे और उसमें से 13 से 14 बच्चों ने प्रथम श्रेणी स्थान हासिल किया। 75% प्लस वालों की संख्या 5 थी लगभग। परिचय बताया जाए। अनिकेत कुमार, डायरेक्टर स्टडी कैंपस आरिजपुर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।